हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को टेंस का इंट्रो बता दिया था। आज हम लोग शुरुआत करते हैं पहले टेंस से। प्रेजेंट टेंस में पहला टेंस यानी प्रेजेंट का जो पहला उपभाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आइए देखते हैं इसको हम लोग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले हम देखते हैं पहचान। इसकी पहचान क्या है? पहचान हम बता चुके हैं, एक बार रिविजन कर लेते हैं। यानी जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं अथवा ता हूं आदि शब्द आते हैं, वे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। कोई भी हिंदी का वाक्य जिसका हमको अनुवाद करना है, सबसे पहले हमको पहचानना पड़ता है कि ये कौन सा टेंस है। ये कौन सा टेंस हो गया? कोई भी सेंटेंस अगर हम लिखेंगे इसमें अंत में ता है, ती है, ते हैं अगर आ गया तो वो समझ जाइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर हम कैटेगरी छांटते हैं कि उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस कौन सा है, क्योंकि हम सेंटेंस के हिसाब से ही वाक्य बनाते हैं। पहले हम पढ़ते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य ये एक्चुअल में असर्टिव सेंटेंस का ये एक भाग है। असर्टिव सेंटेंस को बोलते हैं विधि सूचक। असर्टिव सेंटेंस का दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, तो उसको नेक्स्ट पढ़ेंगे। पहले अफर्मेटिव देख लेते हैं, सकारात्मक वाक्य। अब इसका थोड़ा सा रूल अलग है, इसीलिए इसका अनुवाद का नियम अलग से लिखवा दिए हैं। निगेटिव पढ़ाएंगे तो उसका नियम अलग रहेगा। अगर सब्जेक्ट में ही, सी, इट, राम, सीता जैसे अन्य नाम हो या सभी एक वचन करता हो, तब क्या करते हैं? उसके में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस अथवा ईएस जोड़ देते हैं। ये कैसा पंगा है देखिए, समझिए। पहले मेन कॉन्सेप्ट समझ जाइए। आप एस अथवा ईएस क्यों लगाया तो उसको समझ जाएंगे। हम जानते हैं जितनी भी वर्ब होती है, जो भी क्रियाएं होती है, जो उनका मूल स्वरूप है वो जो है प्लूरल नंबर है, यानी बहुवचन है। जैसे गो मीन्स जाना, कम मीन्स आना, प्ले मीन्स खेलना, ये सब क्या है? ये बहुवचन है। यानी जब भी क्रियाओं को हम लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, तो क्या होता है? वो बहुवचन होता है। वर्ब का जो मूल स्वरूप होता है वो बहुवचन होता है। जब सब्जेक्ट एक वचन का हो जाए, ही, सी, इट या कोई नाम आ जाएगा, तो सब्जेक्ट बहुवचन हो और वर्ब जो है बहुवचन हो, तब सही रहता है। लेकिन जब सब्जेक्ट एक वचन है और वर्ब अगर हम बहुवचन लिख देंगे तो वाक्य गलत हो जाएगा। इसीलिए जब ही, सी, इट या कोई भी नाम आ जाता है तो वर्ब को एक वचन बनाने के लिए उसमें एस अथवा ईएस लगाते हैं। वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे तो वर्ब एक वचन हो जाएगी। अगर नाउन में हम एस या ईएस लगाते हैं तो नाउन जो है बहुवचन हो जाता है, यानी संज्ञा बहुवचन हो जाती है। अच्छा, इसमें अब सवाल ये उठता है कि किन वर्ब में एस लगाएं, किसमें ईएस लगाएं। तो बेसिकली 5 वर्ड नोट करिए। जिन वर्ब के अंत में ओ आता है, डबल एस आता है, सी एच आता है, एस आता है या एक्स आता है, ये आप देख लेंगे। किसी भी वर्ब के अंत में अगर ये शब्द आएंगे ओ, डबल एस, सी एच, एस एच या एक्स, तब उसमें हम एक वचन बनाने के लिए ई एस जोड़ेंगे, अन्यथा सभी वर्ब में हम केवल एस जोड़ेंगे। जैसे सेंटेंस अगर आ जाता है कि वह पढ़ने जाता है, वह ही जाता अंग्रेजी क्या होती है? गो। ही गो गलत हो जाए क्योंकि गो बहुवचन है और ही एक वचन है। तब उसमें हम अंत में ओ आ गया गो में, तो ई एस जोड़ेंगे, यानी ही गोज। इसके बाद टू रीड इंफिनिटिव वर्ब हो गया। आ गया ये आई, वी, यू, दे तथा सभी बहुवचन कर्ता के साथ क्रिया को मूल रूप में ही लिखते हैं, अर्थात क्रिया में कुछ परिवर्तन नहीं करते हैं। क्रिया को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वी, यू, दे सब बहुवचन है। आई के साथ भी इसमें ट्रीट बहुवचन के साथ ही किया जाता है। जैसे यू है, यू कोई जरूरी नहीं कि यू में कई लोग हों, फिर भी इसको हम बहुवचन ही मानते हैं, प्लूरल ही मानते हैं। इसी तरह से इस टेंस में हम आई को प्लूरल ही मानेंगे इसमें, ठीक है। केवल कंटिन्यूअस में हम एक्स्ट्रा एम लगाएंगे और पास्ट कंटिन्यूअस में हम वाज लगा देते हैं, अन्यथा इसके साथ भी व्यवहार जो है प्लूरल का ही किया जाता है। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो हम देखते हैं। इस टेंस में कोई भी सहायक क्रिया नहीं लगती है। जैसे हमने आपकी पिछले से वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया क्या है? डू या डज। इसमें डू या डज का उपयोग नहीं करना है क्योंकि ये एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस में कभी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करना है, याद रखिए। डू या डज कुछ नहीं लगाना है। वर्ब में ही हमको एस या एस लगा दिए, वहीं से समझ में आ जाएगी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक। अब देखिए स्ट्रक्चर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जो है बहुत ही अधिक इम्पॉर्टेंट चीज है स्ट्रक्चर इसका।
आप ऐसे स्ट्रक्चर किसी ग्रामर में नहीं पा सकते हैं, ये मेरा दावा है। आपको अन्य किताबों में भी स्ट्रक्चर मिलेगा या कोई अन्य वीडियो में भी स्ट्रक्चर पा सकते हैं। तो सब्जेक्ट लिखा रहेगा, वर्ब लिखा रहेगा, एस या एस लगा रहेगा, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे, इसके बाद अदर वर्ड लिखा जाता है। मुझे भी ऐसा पढ़ाया गया है, मैंने भी किताबों में पढ़ा ऐसा ही। लेकिन जो परेशानियां मुझे झेलनी पड़ी वो आपको ना झेलनी पड़े, इसलिए मैं इसके लिए एक अलग तरीका बताने आया हूँ। देखिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट होते हैं। बेसिकली जान लीजिए कि ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक में व्यक्ति आते हैं और दूसरे में वस्तुएं आती हैं। तो जो व्यक्ति होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं। यानी इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है इसमें व्यक्ति आते हैं और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में वस्तुएं आती हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि पर्सन, यानी ये व्यक्ति है, और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होता है वस्तुएं। ठीक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में होती है वस्तुएं। उसके बाद प्लेस लिखा जाता है, उसके बाद टाइम लिखा जाता है, समय लिखा जाता है। इन्फिनेटिव वर्ब क्या है? मेन वर्ब के अलावा जो वर्ब और कोई हो उसे इन्फिनेटिव वर्ब कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, आज आइए हम इसके अनुसार समझते हैं। एग्जाम्पल, आज वह ताजमहल देखने आगरा जाता है। इसका अनुवाद तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा और डिटेल में बताना चाहते हैं कि इसको और कैसे हम आसानी से कर सकें। जैसे मान लिया हमने स्ट्रक्चर आपको रटवा दिया, बच्चे रट लेते हैं, स्ट्रक्चर पूरा लर्न कर लिया। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस इन्फिनेटिव वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम, फुल स्टॉप। सर जी याद हो गया, आप क्या करें? अब याद तो हो गया, अब उसमें पहचाने कैसे? इसमें हम कैसे पहचाने कौन क्या है, कौन सब्जेक्ट है इसमें, कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कैसे पहचाने? कोई तरीका बताइए। जरूर बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे एक बॉक्स बना दे रहे हैं, इसमें कुछ चीजें नोट करते हैं, ध्यान दीजिए। पहले हम लिखते हैं कौन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कौन। इसके सामने लिख रहे हैं सब्जेक्ट। अभी आपको समझ में आया अच्छी तरह पूरा, किसे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद कहां? प्लेस। इसके बाद कब? टाइम। अब देखिए, किसी भी हिंदी वाक्य का जिसका हमको अनुवाद करना, सबसे पहले हम उसमें क्रिया ढूंढते हैं। क्रिया कौन है, वर्ब कौन है, क्योंकि क्रिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यदि कोई वाक्य जो केवल एक शब्दों का है तो वो एक शब्द क्या होगा, वो वर्ब होगी। जैसे एग्जाम्पल, कम, स्टैंड अप, गो, ये वाक्य तो है, इससे पूरा भाव पता चल जा रहा है, यही वाक्य है ना। एक वर्ड का वाक्य है तो इसमें क्या होगा, क्रिया होगी। तो सबसे पहले हम छांटते हैं क्रिया। अभी हमने ऊपर बताया कि जिन हिंदी वाक्यों के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ताऊ शब्द आता है, तो क्रिया किसे पहचाने? जिन शब्दों में, जिन हिंदी के शब्दों में ये जुड़ा रहे वही वर्ब होगी। जैसे पढ़िए इसमें, आज वह ताजमहल देखने आगरा जाता है। ता है शब्द किसमें जुड़ा है, जाना में, यानी ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका वर्ब, ये हो गया आपका वर्ब, जाना वर्ब हो गया। अब इसके बाद हम लोग ढूंढते हैं इन्फिनेटिव वर्ब। मेन वर्ब को छोड़ के और कोई वर्ब है इसमें तो वो इन्फिनेटिव वर्ब। देखना भी एक वर्ब है। बेसिकली आप सभी जानते हैं कि जब वर्ब को हम हिंदी रूप में लिखते हैं तो हमेशा ना शब्द आता है उसमें, जान लीजिए। जैसे आना, जाना, खेलना, कूदना, उठना, बैठना, दौड़ना, सोना, जगना, यानी ना शब्द जरूर आएगा। तो ये तो मेन वर्ब हो गई। इसके अलावा जो वर्ब है हो गया क्या, ये हो गया इन्फिनेटिव वर्ब। यहाँ पर हमने आई और वी लिख दिया है ना, इन्फिनेटिव वर्ब हो गया। इन्हीं दोनों के साथ सभी इन प्रश्नों को उठाएंगे जो अभी हमने बॉक्स में लिखवाया है। जैसे देखने जाता है, कौन देखने जाता है, तो उत्तर मिलेगा वह, ये वह देखने जाता है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। फिर इसको भी अपने प्रश्न में ले लीजिए, वह देखने जाता है, किसे देखने जाता है, यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है। फिर वह क्या देखने जाता है, ताजमहल। ये जो ताजमहल है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या के उत्तर में जो मिलेगा हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा।
क्या के उत्तर में जो मिलेगा हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। वह ताजमहल देखने कहाँ जाता है, प्लेस। कहाँ के उत्तर में जो मिलता है वो होता है प्लेस। फिर कब जाता है, आज, ये हो गया आपका टाइम, तो ये हो गया आपका टाइम। अब इसका हम अनुवाद कर देते हैं। देखिए, आज वह ताजमहल देखने आगरा जाता है। स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, वह। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले वह। अच्छा, वह की अंग्रेजी जब भी आप लिखेंगे वाक्य अंग्रेजी, तो वाक्य के अंत में जाएंगे। वाक्य के अंत में जाएंगे कि ये वह सी है कि ही है। यहाँ पे हम देखा ता है, इसका मतलब ये लड़का है। अगर ये ती होता तो या लड़की होती तो सी हो जाता। अब इसके बाद वर्ब की फर्स्ट वर्ब क्या है, गो। क्या इसमें हमने गो लिख के छोड़ देंगे, सही होगा? नहीं सही होगा, क्योंकि इसमें एस या एस लगाना पड़ेगा। ही एक वचन है, तो चूंकि इसके अंत में ओ आया है तो यहाँ पर ई एस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई एस। ही गोज। मैं लेफ्ट साइड से लिखता हूँ, आज राइट साइड से लिख रहा हूँ, इसीलिए कुछ लिखने में त्रुटि हो रही है मुझे। तो ही गोज हो गया। इसके बाद इन्फिनेटिव वर्ब। इन्फिनेटिव क्या, देखना। तो देखना की अंग्रेजी होती है सी। देखना की अंग्रेजी क्या होती है, सी। अब लेकिन क्या ये सही है, नहीं सही है। क्यों नहीं सही भाई, क्योंकि ये दो मेन वर्ब होगी भाई। तो दो मेन वर्ब कैसे हो सकती है, ये इसको इन्फिनेटिव बनाना पड़ेगा। तो इन्फिनेटिव वर्ब बनाने के लिए ही वर्ब के पहले टू लगाना पड़ेगा, तभी ये इन्फिनेटिव वर्ब बनेगी। ठीक, थोड़ा इसको हम दूर लिख देते हैं, इधर से लिख देते हैं। गोज टू सी, इधर से बता देते हैं आप सभी को। ही गोज टू सी, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ताजमहल। द ताजमहल, अक्सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले द जरूर लगाते हैं। ठीक, द ताजमहल। इसके बाद क्या आता है भाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद प्लेस, आगरा, टू आगरा। इसके बाद कब, टाइम है, टुडे। ये हो गया आप सभी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल। अब इसी आधार पर आप वीडियो को बार बार, एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अनुवाद के नियम भी आपको याद हो जाएंगे। क्यों इसमें वर्ब में एस या एस लगाया जाता है वो भी क्लियर हो जाएगा। बस प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो अभ्यास है वही किसी व्यक्ति को पूर्ण बनाती है। तो नेक्स्ट में हम नेगेटिव सेंटेंस लेकर आएंगे और उसमें तब हम डू या डज का प्रयोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।